बहुत ही काली और बदसूरत लड़की थी। सुरेखा बचपन से अपने रूप को लेकर परेशान ही रहा करती। उसकी माँ रोज उसके चेहरे पर नई नई चीजें लगाया करती थी ताकि सुरेखा सुंदर बन जाए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता था। बहुत परेशान होकर एक दिन सुरेखा घर से गुस्से में निकल जाती है। भागते भागते वो एक नदी किनारे पहुंचती है। सुरेखा इतनी दुखी थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ना मैं जिंदा रहूंगी और ना ही लोग मेरी बदसूरती से नफरत करेंगे। वो जब नदी में ऐसा कहकर कूदने वाली होती है, तभी नदी के पास बैठे तपस्या कर रहे एक बाबा की नजर सुरेखा पर पड़ी। उन्होंने सुरेखा को नदी में कूदने से रोक दिया और कहा, रुक जाओ बेटा, तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो? मुझे मर जाने दीजिए बाबा। सब लोग मेरे बदसूरत चेहरे से दूर भागते हैं। किसी को भी मेरा साफ मन नजर नहीं आता है। मैं जीना नहीं चाहती। बेटा, बस इतनी सी बात के लिए तुम मरने जा रही हो? बाबा, ये इतनी सी बात नहीं है और इसमें मेरी कोई गलती भी तो नहीं है ना। बाबा ने अपनी झोली से एक विभूति की बोतल निकालकर सुरेखा को दे दी। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो, ले लो। ये है जादुई विभूति, जिससे तुम धीरे धीरे सुंदर बन जाओगी। पर ध्यान रखना, इसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना। क्यों बाबा? क्योंकि जैसे जैसे तुम खूबसूरत होती जाओगी, वैसे ही तुम बुरी बनती जाओगी। मुझसे वादा करो बेटी कि तुम बुराई का रास्ता कभी नहीं अपनाओगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा कि आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर के बाद सुरेखा अपने घर पहुँच गई। उसकी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि सुरेखा गुस्से में घर से बाहर जो निकली थी। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे आ गई तू बेटा, पता भी है कि मैं कितनी डर गई थी। माँ, अब आप मेरी चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगी, आप बस देखती जाओ। माँ ने हाँ में सर हिलाया और घर के कामों को करने लगी। रात में सुरेखा तो चैन की नींद सोने लगी, लेकिन सुबह उठते ही उसने जादुई विभूति से अपना चेहरा सुंदर बना लिया। अपने रूप को बदलता देखकर वो खुशी से झूम उठी और चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाने लगी। माँ, माँ, जल्दी यहाँ पर आओ। माँ भागते हुए उसके पास आ गई। क्या हुआ? अरे इतने सुबह सुबह तू क्यों घर में शोर मचा रही है? माँ ने जब सुरेखा का चेहरा देखा तो वो दंग रह गई क्योंकि सुरेखा बहुत ही सुंदर नजर आने लगी। माँ ने तुरंत ही सवाल किया, बेटा तू इतनी सुंदर कैसे हो गई, और वो भी अचानक? माँ, ये जड़ी बूटी की वजह से हुआ है। नदी किनारे एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये सब बताया। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन सुरेखा दुखी थी कि उसने अपनी माँ को सच नहीं बताया था। उसके बाद पूरे दिन लोगों ने सुरेखा की तारीफ की और लोग उसके करीब आने लगे। सबने उससे उसकी सुंदरता का राज पूछा, लेकिन सुरेखा ने बहाना बनाकर बात बदल दी। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लड़कियां उससे जलन महसूस करने लगी थी। एक लड़की बोली, ए मीनू, देखना गांव में सबसे सुंदर तू ही थी ना, अब तो ये सुरेखा कैसे सबकी चहेती बन गई है। चुप, अब भी मैं ही सबसे सुंदर हूँ, सुंदरता के हिसाब से। ये सारी बातें सुरेखा अच्छे से सुन रही थी। अब सुरेखा को अपनी सुंदरता पर घमंड आ गया और उसने थोड़ा सा जादुई विभूति हवा में फूंक कर कहा कि मीनू बदसूरत बन जाए। अगले ही पल मीनू को देखकर सब हंसने लगे। अरे देखो, ये मीनू को क्या हो गया? ये इतनी काली कैसे हो गई? मीनू रोते हुए अपने घर भाग गई, लेकिन जैसे ही रात होने लगी, जादुई विभूति का असर गायब हो गया और सुरेखा रात के 12 बजे फिर से बदसूरत बन गई। वो खुद को आईने में देखकर चौंक गई। फिर उसे बाबा की बात याद आई कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे तभी जादू खत्म हो जाएगा और वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगी। अब सुरेखा हर दिन अपने ऊपर जादुई विभूति लगाकर दिन ब दिन सुंदर होती जा रही थी। वहीं उसके अंदर की अच्छाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो हर दिन किसी न किसी को बदसूरत बना देती जो कभी उसका मजाक उड़ाया करता। गांव वाले भी परेशान हो गए थे कि अचानक इतने सारे लोगों की सूरत कैसे बदल रही है और बदसूरत हो रही है। एक दिन मीनू अपने दोस्त के साथ इस बारे में बात करने लगी। सुनो दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये सुरेखा अचानक ही सुंदर हो गई और बाकी के गाँव वाले दिन ब दिन बदसूरत होते जा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, पर हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे? मैं अभी सुरेखा का पीछा करती हूँ और इस पर कड़ी नजर रखती हूँ। पक्का कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। मीनू उस दिन से पूरे वक्त सुरेखा का पीछा करती थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी सबूत नहीं मिला। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना रात में देखा जाए कि सुरेखा क्या करती है। वो खिड़की से सुरेखा के कमरे में छुपकर झांक रही थी। तभी उसने देखा कि जैसे ही रात के 12 बज गए, सुरेखा का चेहरा पहले जैसा हो गया। फिर सुरेखा ने जादुई विभूति से खुद को सुंदर बना लिया। मीनू गुस्से से लाल हो गई और सुरेखा को रंगे हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो ये बात है सुरेखा, इस जादुई विभूति की वजह से तुम सुंदर हुई और बाकियों को बदसूरत बना रही हो तुम। अब ये बात मैं पूरे गांव को बता दूंगी। सुरेखा डर गई और मीनू के पैर पड़ गई।
मीनू, किसी से इस बारे में कुछ मत बोलो। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी। तुम मुझे माफ कर दो। मीनू हंसते हुए बोली, ठीक है फिर गांव वालों को फिर से सुंदर बना दो। मीनू के कहने पर सुरेखा ने सबको पहले जैसा तो कर दिया, लेकिन सुबह होते ही सुरेखा का चेहरा पहले से भी बदतर हो गया। सब उसे देखकर दूर भागने लगे, जैसे उन्हें घिन आ रही थी। सुरेखा रोते हुए बाबा के पास वापस गई। बाबा देखिए ना, मेरी कैसी हालत हो गई है। बेटा, तुमने जरूर मेरा कहा नहीं माना होगा, इसलिए ये सब हुआ है। मैंने कहा था ना कि तुम अपनी सुंदरता के घमंड में अपनी अच्छाई मत भूलना, लेकिन तुमने गुस्से में आकर बाकियों को हानि पहुंचाई। और तो और तुम्हारा राज मीनू को भी पता चल गया। बेटा, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हें इसी चेहरे के साथ जीवन भर रहना होगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुरेखा को अब अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसे देखकर बाबा का मन भी पिघल गया और उन्होंने उसे पहले जैसा सोने का वरदान दे दिया। अब सुरेखा तो सुंदर नहीं है, लेकिन उसे अपनी गलती समझ आ गई। एक बड़े से स्टेज पर जादूगर जतिन अपना करतब दिखा रहे थे। शो खत्म होते ही स्टेज पर फूल बरसने लगे और चारों तरफ लोगों के तालियों की आवाजें आने लगी। तब जतिन मुस्कुराते हुए स्टेज से उतरा, पर उसके फोन स्क्रीन पर एक कॉल आ रही थी, जिसे देख उसकी हंसी कहीं गायब हो गई। उसे ऐसा देख जतिन का दोस्त मोहन उसके पास आया और उसने कहा, इतनी शानदार जादू के बाद तुझे तो खुश होना चाहिए ना, पर तू तो दुखी लग रहा है। क्या बात है? तो क्या करो यार, पापा ने जबरदस्ती एक आफत जो गले डाल दी है मेरे सारे दुख की वजह ही वही है। अच्छा, शिवानी की बात कर रहा है तू? बेटा, वो तेरी बीवी है, तुझे उसके साथ अब पूरी जिंदगी बितानी है। अब तू कर भी क्या सकता है? तू चुप रह यार। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, तू तो खुशी से रह रहा है, तुझे क्या ही फर्क पड़ता है मेरी तकलीफों से? अगर इतना ही दुख है तो छोड़ देना उसे। देख बकवास मत कर भाई, तुझे तो पता ही है शिवानी का भाई कितना बड़ा डॉन है। अगर मैंने उसके बहन को छोड़ दिया तो वो मुझे भूखे जानवर की तरह खा जाएगा। अगर मदद करना चाहता है तो बस मुझे कुछ पल सुकून दे दे भाई, प्लीज। मोहन ने जेब से 2 टिकट निकाली और जतिन के हाथ में थमा दिया। अब ये क्या है यार? वही जो तूने मांगा। क्या सुकून बेटा, सुकून। ये गोवा के टिकट्स हैं हम दोनों की। हम कल ही निकल रहे हैं और तू वहाँ अपना जादू का शो भी दिखा लेना, समझा? थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। अब जतिन अपने घर गया और मैजिक शो के बारे में शिवानी से कहा। अब पर आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? मैं 3 दिन बाद आऊंगा और मोहन के साथ जा रहा हूँ। कौन सा किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ? अरे ठीक है, आप नाराज क्यों होती हैं? अरे मैं तो बस आपकी चिंता करती हूँ, इसलिए पूछ रही थी। और वैसे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जतिन अगले दिन मोहन के साथ गोवा के लिए निकल गया। वहाँ एक दिन आराम करने के बाद उसने मैजिक शो किया और शो के खत्म होते ही वो एक सामूहिक क्रिश्चियन शादी में चला गया। वहाँ एक दुल्हन का दूल्हा गायब था, तो उसके पापा दूल्हे को ढूंढ रहे थे। शायद उनकी नजर कमजोर थी, इसलिए उन्होंने जतिन का हाथ पकड़ा और दुल्हन के पास खड़ा कर दिया। तब जतिन कहता है, अरे मोहन, ये मुझे जानते भी नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? भाई, मुझे लगता है ये तेरे जादू के फैन है, इसीलिए तुझे तोहफा देने लाए हैं। जतिन और मोहन ने दोनों ने इस बात को गलत समझ लिया और उनके अनजाने में तानिया और जतिन की शादी हो गई। जब आखिर में उनको पता चला इस बात का, तो दोनों हक्के बक्के रह गए। वहाँ जतिन मोहन को कोस रहा था और कह रहा था, ये तूने क्या किया यार? तेरी वजह से सब कुछ हुआ है यार। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ शादी हो रही है। अब तो तुझे तानिया को अपने साथ ले जाना ही होगा, वरना इसका बाप तुझे जान से मार देगा। जतिन तानिया को अपने साथ एक नए फ्लैट में ले गया और शिवानी को इस बारे में नहीं बताया। वो अक्सर दोनों वक्त देने की कोशिश करता था और झूठ बोला कि उसे शो के लिए अलग अलग जाना पड़ता है। इस बार जादू करते हुए उसने एक लड़की को गले में हाथ डाल दिया। जादू बहुत अच्छा था, इसलिए सब ताली मारने लगे। लेकिन जादू खत्म होते ही जब जतिन जाने लगा, उस लड़की ने उसके गले पड़ गई और कहती है, हेलो, अब मेरा नाम अंकिता है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम जा सकती हो। पर आपने मेरे गले में सबके सामने हार पहनाया है और मैंने आपके गले में। हमारी शादी तो आधी वैसे ही हो गई है ना। जतिन उसकी बातों को अनसुना कर घर चला गया, पर उसी रात उसे अंकिता का मैसेज आया। अंकिता ने अपनी और जतिन की फोटो को एडिट करके शादी वाली फोटो बना ली थी और जतिन से कहा कि अगर वो उसे शादी नहीं करेगा तब वो ये फोटो सबको दिखा देगी। जतिन ये सब देखकर घबरा गया। वहीं उसे देख तानिया उसके पास आई और वो कहती है, क्या हुआ? किसका मैसेज है जिसे देखकर आपके चेहरे के रंग उड़ गए? जतिन ने अपना फोन छुपा लिया। किसी का नहीं जान, वो तो मैजिक शो का नया लोकेशन आया ना, इसीलिए सोच रहा था तुमसे कैसे कहूँ। अरे इसमें सोचना क्या है? अरे आप जाओ आराम से, काम भी तो जरूरी है ना। पर मेरा मन नहीं मानता तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन मुझे जाना होगा। जतिन जल्द से जल्द अंकिता की दिए हुई जगह पर पहुंच जाता है और कहता है, क्या चाहती हो तुम? आपको चाहती हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन जतिन कुछ कह पाता इससे पहले ही अंकिता जहर की बोतल लिए हुए खड़ी हुई थी। एकदम चुप। अगर आपने अभी के अभी मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसी वक्त जहर खा लूंगी और इल्जाम आप पर डाल दूंगी, समझे? अब हालत को देखकर जतिन को अंकिता से शादी करनी पड़ी। उसके लिए भी जतिन ने एक और घर ले लिया।
पर जब ये बात मोहन को पता चली तो वो फूट फूट कर हंसने लगा और कहता है, वाह बेटा, यहाँ मेरी एक शादी नहीं हुई है और तूने 3-3 शादियाँ कर ली हैं। वाह जी, चुप बैठ यार और हंसना बंद कर। यहाँ मेरी क्या हालत हो गई है तीनों को संभालने में, ये मुझे ही पता है। दोनों दोस्त बात कर रहे थे तभी जतिन के फोन पर किसी का कॉल आया। दूसरी तरफ एक लड़की थी, कहती है, जतिन आज तुम कह ही दो कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मेरे दादाजी किसी भी लड़के से शादी कर देंगे। अरे बाबा मुझे थोड़ा वक्त दो। और कितना वक्त दूं तुम्हें? अगर तुमने कल ही मुझसे शादी नहीं की ना, तब देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ मैं। जतिन के फोन रखते ही मोहन बोल पड़ा, अब ये लड़की कौन है भाई? अरे बताया तो था, ये प्रिया है, मेरा बचपन का प्यार। मेरी किस्मत देखो, जिससे शादी करना चाहता था उससे तो शादी हुई नहीं, ऊपर से 3 शादियां करके बैठा हूँ, तो इससे भी कर ले शादी, क्या फर्क पड़ता है। जतिन सोचने लगा और प्रिया की बात मानकर उसने उससे शादी कर ली। अब वो 4 बीवियों को संभालता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी चारों बीवियां एक दूसरे को जानती थी। एक दिन उसकी चारों बीवियां किसी ट्रिप पर चलने का प्लान बनाती हैं। तब तानिया कहती है, क्यों ना हम ट्रिप पर अपने पतियों को भी लेकर जाएं? तब सबको पता चलता है कि सबके पति जादूगर हैं। तब उन्होंने एक दूसरे के पति की फोटोज दिखाए तो सब चौंक गए। सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे कि वो उनका पति है। फिर सबने सच बाहर निकालने का प्लान बनाया। जब जतिन शिवानी के घर गया तब वहाँ शिवानी को ना पाते हुए वो बेडरूम में गया। वहाँ प्रिया बैठी थी। तब प्रिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और शिवानी को कैसे जानते हो? मैं नहीं जानता उसे। तभी उसकी तीनों बीवियां भी वहाँ आ गईं। जतिन का झूठ पकड़ा गया। चारों जतिन पर बरस पड़ी। तब जतिन ने सबको बताया कि किस तरह उसे जबरदस्ती शादियां करनी पड़ी, लेकिन अब भी वो चारों नाखुश थी। तब जतिन ने आखिरी रास्ता अपनाया और चारों को अपने जादू से एक साथ सम्मोहित किया। अब वो चारों जतिन के साथ खुशी खुशी एक घर में